इतना अधिक फ्लड होने के बाद भी प्रशासन तो मदद करता ही है, आर्मी भी करती है, लेकिन लोकल लोगों का भी बिना किसी के बुलाए भी अपनी समस्या मान करके उनको पूरी ईमानदारी से मदद करते हैं। वहाँ ड्रग इतनी आती है, पाकिस्तान युद्ध के कारण से तो परास्त हर बार हुआ है, लेकिन वो इस रास्ते से पंजाब को कमज़ोर करने का प्रयास ड्रग के आधार पर वो कर रहा है। पंजाब को जो मैंने समझा है कि यहाँ जो किसान आंदोलन एक लंबे समय तक चला, उसने पंजाब के इन्वेस्टर को एक तरह से रोक। इतने समय तक अगर रोड जाम रहे, ट्रैफिक नहीं निकल सके, तो कौन आदमी इन्वेस्ट करने आएगा। राजस्थान में अफीम की खेती होती है और यहाँ पर भी कई लोग वकालत करते हैं कि पंजाब में भी अफीम की खेती होनी चाहिए ताकि सिंथेटिक ड्रग से पंजाब का नौजवान बच जाए। तो आपको लगता है पंजाब में खालिस्तान की जो मूवमेंट है वो तेज हो रही है? देखो, पहले तो इसकी बहुत अधिक चर्चा और बहुत कुछ था, लेकिन पिछले कुछ समय से कंट्रोल जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी इसके बीज हैं। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान की आप भूमिका को कैसे देखते हैं पंजाब की? देखो, मैं सोचता हूँ, मैं जब व्यक्तिगत उनसे मिलता हूँ, बहुत अच्छी बात है। चंडीगढ़ में हमेशा बात होती है मेट्रो की, तो मेट्रो कब आ रही है? 2026 के एंड तक हम 100% ये जो फ्यूल के चलने वाली पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं, ये लगभग हम विशेष करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पूर्णतः समाप्त कर देंगे। बॉर्डर पर देखा है धर्मांतरण बहुत फास्ट गति से चल रहा है, तो उस पर भी जो है ना हमको फोकस करने की जरूरत है। काफ़ी समय से देखते धर्म परिवर्तन जो एक बहुत बड़ा इशू रहा है, तो आपने केंद्र के संज्ञान में ये मुद्दा लेकर आए है, केंद्र के ध्यान में। केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का प्रेशर आप पर रहता हो? सत श्री अकाल, मेरा नाम है अर्शदीप कौर, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो दैनिक सवेरा नेटवर्क। पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी ਦੇ जिन्ने भी साडे दर्शक जुड़े ने, साਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बेहद खास मेहमान जुड़े ने जिन्हां ਨੂੰ तकरीबन 50 साल ਦਾ सियासी तजर्बा है। राजस्थान, आसाम तो बाद हुणे पंजाब ते चंडीगढ़ 'ਚ ਵੱਡੀ भूमिका निभा रहे ने। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ने पंजाब के राज्यपाल ते चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल, दैनिक सवेरा को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको 1 साल हो गया पंजाब आए हुए। आपने गवर्नर का पद जो है तकरीबन 1 साल पहले संभाला था। इसमें हमें ये देखने को मिला है कि 365 में से 250 दिन आप ऑन ग्राउंड रहे हैं, और एक और ख़ास बात यह है कि आप लोगों के सुख दुख में भी शामिल होते हैं। अगर कोई आपको इनवाइट करता है तो आपकी तकरीबन कोशिश रहती है कि आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचे। तो आप अपने इस 1 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मैं क्या है कि प्रारंभ से ही जनता से जुड़ा रहा हूँ। राजनीति के लगभग 45 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और हर चीज़ की जो जानकारी है वो जनता के द्वारा ही आपको ठीक ढंग से मिलती है। जितना जनता से आप जुड़े रहोगे, उतना ही आप अपने स्वयं के काम को भी समझ पाओगे और क्षेत्र की समस्याओं को भी आपको जानकारी मिलेगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 1 साल 2 महीने में मैंने पंजाब को बहुत नज़दीक से देखने का प्रयास किया। मैं बॉर्डर के 6 ज़िलों में भी, मेरे से पहले वाले राज्यपाल ने विलेज कमेटियां बनाई हुई है। 1500 से अधिक विलेज कमेटियां हैं, गांव के सारे लोगों को उसमें जोड़ा हुआ है। बॉर्डर विजिट में मुझे उनके साथ भी बातचीत करने का मौका मिला, आर्मी, बीएसएफ के साथ भी और स्थानीय प्रशासन के साथ भी। तो मुझे लगा कि बॉर्डर बड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पब्लिक का जो सपोर्ट वहाँ की आर्मी और हमारी बीएसएफ को मिल रहा है, उससे लोगों में बहुत अधिक प्रसन्नता है। और मुझे भी खुशी हुई कि केवल जनता नहीं, वहाँ का जो प्रशासनिक तंत्र है वो भी सबसे बहुत सामूहिक मिलकर के काम कर रहा है, इसलिए वहाँ है। लेकिन वहाँ एक जो नशा का है वो बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है। वहाँ ड्रग इतनी आती है, पाकिस्तान युद्ध के कारण से तो परास्त हर बार हुआ है, लेकिन वो इस रास्ते से पंजाब को कमज़ोर करने का प्रयास ड्रग के आधार पे वो कर रहा है। तो कोशिश की है, आर्मी ने भी कोशिश की, एंटी ड्रग्स जो इक्विपमेंट्स है वो लगाए हैं, केंद्र सरकार ने दिए हैं, 9 एक बार दिए, 23 एक बार दिए, और
पंजाब सरकार ने भी 10 करोड़ रुपया इसके लिए दिया है। दूसरा क्या है कि मैंने जो यहाँ जो देखा विशेष करके बाढ़ के समय में, तो यहाँ एक मुझे बहुत अच्छी विशेषता नज़र आई कि प्रशासन तो मदद करता ही है, आर्मी भी करती है, लेकिन लोकल लोगों का भी बिना किसी के बुलाए भी हर प्रकार से जनता की समस्या के लिए अपनी समस्या मान करके उनको पूरी ईमानदारी से मदद करते हैं। यहाँ जनता ने और प्रशासन ने समय पर उनको एक तरह से राहत से बचाया। 1-2 लोगों को नहीं, 23,000 लोगों को, और उसमें ड्रोन का भी प्रयोग किया उन्होंने कि कहाँ लोकेशन में लोग फंसे हुए हैं, कहाँ उनकी मदद की ज़रूरत है। और उसके बाद उन्होंने जो भी आर्मी के साधन थे, हेलीकॉप्टर थे, यहाँ तक कि 2 विशेष प्रकार की गाड़ियाँ हैं जो सड़क पे भी वैसी चलती और पानी में भी वैसी चलती, उनसे भी बचाया है। दूसरा क्या है कि मैंने ये महसूस किया कि अगर वास्तव में ड्रग मुक्त करना है तो केवल और केवल यूनिवर्सिटी स्कूल को हमको टारगेट करना चाहिए। कई संगठन काम कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने शुरू किया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरी ये मान्यता है कि जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, केवल कानून और सरकार के आधार पर इससे मुक्ति नहीं हो सकती। पिछले 3-4 महीनों से सरकार भी बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है और काफ़ी लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया, सीजिंग भी बहुत बड़ी की, लेकिन उसके बाद भी मेरी आज भी ये मान्यता है कि सर्वसाधारण व्यक्ति जब जुड़ेगा तब जाकर के इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। वो भी इतना आसान नहीं है कि हम ये कह दें कि हम 15 दिन में कर देंगे, 4 महीने में कर देंगे, नहीं, लेकिन लगातार अगर प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। दूसरा क्या है कि यहाँ एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है। स्कूल एजुकेशन चाहे पंजाब का भी हो, चाहे हमारा चंडीगढ़ का भी हो। हम हमेशा देश में एक तरह से पंजाब, चंडीगढ़ तो लगातार 3 साल से प्रथम स्थान पर आ रहा। एग्रीकल्चर की दृष्टि से यहाँ जो पानी का दोहन हुआ है उसके कारण से अंडरग्राउंड वाटर एक निश्चित रूप से एक नई समस्या खड़ी कर रहा है। लेकिन अब की बार जो फ्लड के कारण से जो वाटर रिचार्ज हुआ है उसके कारण से हमें कुछ समय तक पंजाब को जो मैंने समझा है कि यहाँ जो किसान आंदोलन एक लंबे समय तक चला, उसने पंजाब के इन्वेस्टर को एक तरह से रोक दिया। जो नए इन्वेस्टर नहीं आ पाए, किसान आंदोलन के कारण से जो अशांति हुई, उसके कारण से इन्वेस्टर के मन में यहाँ इन्वेस्ट करने का मन नहीं हुआ। तो उसके कारण से एक चुनौती ज़रूर दिख रही है। फिर सरकार भी प्रयत्न कर रही है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस दृष्टि से पंजाब की कैपेसिटी बहुत है। हम जब पढ़ते थे तो पंजाब भारत में औद्योगिक दृष्टि से नंबर 1 का था। पंजाब एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद उन्होंने जय जवान जय किसान कहा, तो पंजाब ने इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और पर्याप्त अन्न पैदा कर रहा है, जिसके कारण से भारत की भूख नहीं मिट रही है। दुनिया के देशों को भी हम यहाँ से, फिर क्या है कि यहाँ फौजियों की बहुत बड़ी तादाद है। तो बॉर्डर पर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्योंकि मैं तो इस राज्य के लिए एकदम नया था, मैंने राजस्थान का जरूर देखा, तो हमको कई गांव खाली कराने पड़ते हैं जब कभी भी युद्ध की स्थिति आमना सामना हो जाता है। पर यहाँ लोगों ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। अपनी परिवार को उन्होंने भेज दिया होगा, बच्चों को भेज दिया होगा, लेकिन लोग वहीं टिके रहे और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। तो ये यहाँ की एक विशेष खूबियत है। लेकिन मेरे जो अनुभव आ रहा है कि ड्रग ने यहाँ के विशेष करके बॉर्डर के यूथ को बहुत प्रभावित कर रखा और उसके कारण से बॉर्डर पे अंदर जो यूथ की जो डेथ है ड्रग से, वो बहुत अधिक है। तो वो एक चुनौती है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ मेडिकल सुविधा भी अच्छी सुविधा के रूप में है। यहाँ कई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट की भी है। तो एजुकेशन का स्तर भी अच्छा है। सबसे बड़ा यहाँ जो स्पोर्ट्स है खिलाड़ियों का है, वो बहुत मजबूत है। मतलब कोई देश की टीम अगर गोल्ड मेडल लेती हॉकी में और उसमें से 10 खिलाड़ी पंजाब के ही हों, ऐसा तो शायद ही कहीं और किसी राज्य को सौभाग्य मिला होगा। तो यहाँ एक तरह से खेल के प्रति रुचि है और ड्रग को काबू करना है। तो मेरी ये
दृढ़ मान्यता है कि हर बच्चे को खेल के मैदान से जोड़ना पड़ेगा, ताकि उसका जो समय है वो उसका सही दिशा में खर्च हो। जो समय सही दिशा में खर्च नहीं होगा तो वो इधर उधर भटकेगा जब। तो अगर मैं आपके कुल मिला के पंजाब के तजर्बे को समझने की कोशिश करूँ, आप कह रहे हैं पंजाब में देशभक्ति का जो है वो जज्बा है, निडर हैं, सेवा भाव है, साहस से भरे हैं पंजाब के लोग, लेकिन ड्रग्स एक बड़ी समस्या है। एजुकेशन का, मेडिकल का, वो ठीक फैसिलिटीज़ मिल रही हैं लोगों को, लेकिन खेलों से जोड़ने की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं सरकार काम कर रही है ड्रग्स को लेकर, लेकिन एक जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत है। तो पंजाब सरकार ने भी जो ऑपरेशन चलाया है, आपको लगता है वो सही दिशा में जा रहा है? देखो, निश्चित रूप से इन 4 महीनों में जो एफर्ट सरकार की डिपार्टमेंटों ने किया, पुलिस ने किया, वो काफ़ी सही दिशा में जा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ क्या है कि बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं इसमें, जिनको अभी तक काबू करने में केवल छोटे मोटे व्यक्ति को जो केवल और केवल पहुँचाने का काम करते हैं, छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स पकड़ जो अपने 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 परिवार को पालने के लिए इस धंधे में लगना पड़ता है, वो लोग ज़्यादा इसमें सजा पा रहे हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि उनका उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन उनको इसमें उस सीमा तक नहीं पहुंचना चाहिए कि उनका परिवार बर्बाद हो जाए। उसकी हेल्प लेकर के जो डॉन हैं उन तक पहुंच करके उनको काबू कराएंगे तो हम सोचते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जो बुलडोजर चलाया जा रहा है घरों पर, वो ठीक है? देखो, पहली बार पंजाब में बुलडोजर का जो है एक्शन किया। वैसे तो योगी जी कर ही रहे हैं, तो बुलडोजर का जो कल्चर आया वो तो योगी जी ने शुरू किया, उसके बाद कई राज्यों ने लिया। पंजाब ने भी इसकी बार ड्रग के बारे में प्रॉपर्टी सीज भी की है और उन्होंने बुलडोजर भी चलाया है। तो एक्शन तो सही है। कुछ अच्छे डॉन भी पकड़ में आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क है। और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से यहाँ एक तरह से कमज़ोर करने के लिए जो प्रयत्नपूर्वक पिछले कई सालों से लगा हुआ है, वो एक चुनौती ज़रूर है। बिल्कुल, जिस तरह से विपक्ष कहता है कि पंजाब सरकार छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स को पकड़ रही है, बड़े जो सौदागर हैं उन पर हाथ नहीं उनको लगा रही है, तो आप कैसे? देखो, ये सामान्य धारणा तो सबकी है और ये सभी जगह है, ऐसा मानते हैं। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि अब की बार जो 4 महीनों में इन्होंने एक्शन किया, उसमें इस और भी उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। अब वो कितने उसमें काबू हुए वो अलग बात है, पर यह ज़रूर है कि दिशा ठीक पकड़ी है। अगर इसको मजबूती से आगे बढ़े और बिना किसी पक्षपात से, बिना राजनीतिक संरक्षण के अगर हम प्रयत्न करें, इस धंधे को 2 ही लोगों का सपोर्ट होता है तब ये चलता है, या तो पुलिस डिपार्टमेंट का और जो विभाग है या सरकार का। अगर ये दोनों 100% मन में ये तय कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता, तो मैं सोचता हूँ इस धंधे को तो 6 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको वो इच्छा शक्ति, वो नीयत नज़र आ रही है पंजाब सरकार? मैं सोचता हूँ है। अभी तक जो है ना, केवल अधिकारी लिमिट तक इस लाइन में चले हैं, लेकिन सर्वसाधारण व्यक्ति अभी इस बात से उतना अधिक जुड़ा नहीं है। उसको जोड़ना पड़ेगा और उसका एक्शन, चाहे वो कांस्टेबल ही हो, चाहे कोई भी SHO हो, इस सब लोग एक ही दिशा में चलेंगे तो कंट्रोल होगा। बाकी क्या होता है कि नीचे के लेवल पर ही सूचनाएं इधर उधर पास हो जाती है और इसलिए आसानी से निकल जाता है। हमने देखा कि आपने ड्रग्स के खिलाफ पद यात्रा भी की, बॉर्डर एरियाज में आप गए, तो लोगों ने क्या आपको फीडबैक? देखो, क्या लोग मन से मेरे मुझे भी ये पता नहीं था कि इस तरह से लोगों का जुड़ाव इससे होगा, पर मैंने सोचा कि यार ये इतनी बड़ी समस्या है, हमको केवल राजभवन में बैठ कर के काम करने से नहीं चलेगा। पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, विश्वविद्यालय में जाना पड़ेगा और लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। जो गए थे हम, तो लगा कि रिस्पॉन्स पब्लिक का है, विशेष करके महिलाओं का इस बारे में अधिक सपोर्ट मिला। तो जब महिलाएं किसी आंदोलन से जुड़ती है तो निश्चित रूप से वो सही दिशा में चला है, ऐसा लगता है। तो मैंने 7-8 दिन पैदल चल कर के भी गांव-गांव सड़क पे निकले, तो लोगों का स्वागत भी हुआ, लोग बच्चे भी साथ जुड़े, स्कूल के विद्यार्थी थे, है ना, और काफ़ी लोगों का एक तरह से हमारे साथ जुड़ा हुआ। तो लगा कि, और फिर अंत में मैंने एक जो चंडीगढ़ में किया, उसको 7-8 जगह से सबको पैदल चले ड्रग के खिलाफ, और उसमें दोनों CM, दोनों राज्यपाल और यहाँ आर्मी के इतने अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं, रिटायर्ड भी और गवर्नमेंट के भी, एक तरह से सब लोगों ने। और दूसरा, मैंने
जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय हमने सिविल डिफेंस की दृष्टि से आह्वान किया था बच्चों को, सबको, कि आए। हमने कुछ तो मॉक ड्रिल की थी और उसके बाद कुछ उससे तो हमारी कल्पना नहीं थी। हमने सोचा टैगोर उसमें हो जाएगा हॉल में, लेकिन इतने अधिक लोग आ गए कि फिर हमको उनको तिरंगा पार्क में भेजना पड़ा। तो मैं सोचता हूँ एक दिन में इतने लोग 7,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में इसको समाहित किया। उसके बाद हमने उनको ट्रेनिंग करके परफेक्ट बनाने के लिए भी काम किया है और वो वास्तव में उत्साह है, लोग जुड़े हैं। सर, आप राजस्थान से हैं, राजस्थान में आप बड़े पदों पर रहे, होम मिनिस्टर भी रहे। राजस्थान में अफीम की खेती होती है और यहाँ पर भी कई लोग वकालत करते हैं कि पंजाब में भी अफीम की खेती होनी चाहिए ताकि सिंथेटिक ड्रग्स से पंजाब का नौजवान बच जाए। आप क्या सोचते हैं? देखो, मैं सोचता हूँ कि अफीम की खेती चुनौतीपूर्ण काम है और वो यह है कि राजस्थान यद्यपि अभी तक इसकी अफीम की खेती करने के बाद भी अफीम से कोई बहुत ज़्यादा एडिक्ट नहीं हुआ। केवल राजस्थान थोड़ा बहुत भी एडिक्ट हुआ है तो उसके जो छिलके हैं, डोडा पोस्ट जो है ना, वो गांव में एक तरह से चिलम में और उसमें और पीने का एक ज़रूर कल्चर बना, पर जहाँ हमारा ग्रो करते हैं वहाँ ये कम से कम है। दूसरे लोग उसके कारण से ज़रूरत, तो अफीम की खेती जो है वो कई मेडिसिन में ज़रूर काम आती है, लेकिन सामान्यतः अब केंद्र सरकार ने भी अपने नियम काफ़ी सख्त बनाए हैं जिसके कारण से उस खेती का दुरुपयोग ना हो। तो किया तो है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतना आसान काम नहीं है यहाँ की किसान को इसके बारे में खेती करने दें ना दें। ये एक बड़ा विवादित विषय है। इसको तो देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर समझना पड़ेगा कि इसका क्या प्रभाव होता है और क्या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ही हैं जिन्होंने इस चीज़ की वकालत की कि अफीम की खेती से पंजाब शायद बच जाए, जो सिंथेटिक ड्रग्स से। देखो, मैं सोचता हूँ कि ड्रग में ये जो अफीम है वो इतना नुकसानकारी नहीं है, जी, लेकिन यह जो सिंथेटिक ड्रग्स जिस तरह से आ रही है वो बहुत हार्मफुल है और वो सबसे बड़ी जो है ना डैमेज कर रहा है यूथ को। और उसका 10-15 दिन भी अगर उसको आदत लग गई तो फिर उसको छूटना बहुत मुश्किल होता है। तो जो यहाँ समस्या जो मुझे दिखी है कि एडिक्ट जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो उसको आसानी से छोड़ नहीं सकते। यहाँ तक कि मैं विलेज कमेटी में जब बैठा था तो मुझे 2 ज़िलों में बहनों ने जो बताया कि गवर्नर साहब और कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम जैसा भी है निकाल देंगे, ये हमारे बच्चों को नशे से बचाओ। तो इसका मतलब ये है कि उनकी पीड़ा यह थी कि हमारा घर परिवार और सब बर्बाद हो रहा है, अगर इससे किसी तरह से मुक्ति मिले तो मैं तो सोचता हूँ कि वास्तव में ये जो विशेष करके हॉस्टल तक पहुँच गया, यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया, बच्चे इससे एडिक्ट हो रहे हैं, छोटे बच्चे इसके अंदर काम में लगे हैं, तो ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पब्लिक अवेयरनेस होगी तो हम हर समस्या का निदान कर सकते हैं। बिल्कुल। आप यहाँ पर आकर पाकिस्तान की पंजाब को लेकर मंशा को कितना समझें, क्योंकि आपने ड्रग्स को लेकर भी यही कहा कि पाकिस्तान जो है वो पंजाब को कमज़ोर करने की लगातार कोशिश कर रहा है, और क्या क्या हथकंडे पाकिस्तान देखो, इस मैं वक्त अपना सोचता हूँ कि ड्रग इतनी महंगी है जो यहाँ डंप कर रहे हैं, उसकी कीमत करोड़ों करोड़ों रुपए में है। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेला इन ड्रग को इस तरह से डाले और पकड़ी जाए और फिर भी बर्दाश्त करता है। उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत जर्जर है। इसका मतलब मैं सोचता हूँ कि भारत को कमज़ोर करने के लिए और भी कई शक्तियाँ इसमें शायद काम कर रही है और इसलिए वो आर्थिक दृष्टि से इस ड्रग के माध्यम से भारत को कमज़ोर करना उनका लक्ष्य है। और विशेष करके भारत की है कि यहाँ नौजवानों की जो पीढ़ी है या जो संख्या है वो दुनिया में सबसे अधिक है। उसको कैसे कमज़ोर किया जाए, तो डायरेक्ट युद्ध में हराना तो मुश्किल लग रहा है, तो वो सोचते हैं कि किस तरह से कमज़ोर करके हम इसको काबू कर सकते हैं। तो उस रास्ते से और बार बार इस तरह के एक्शन करते हैं कि किसी तरह से अंदर ही भारत में इस प्रकार का आपस में विवाद खड़ा हो जाए कि भारत अगर कमज़ोर हो सकेगा तो इसके कारण से हो सकेगा। तो वो भी ट्राई यहाँ होती है बार बार। पंजाब में
पंजाब में भी और देश के बाकी भागों में भी। फिर कुछ लोग, इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि प्रारंभ से लेकर आज तक इस प्रकार की कुछ शक्तियां हैं जो अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए देश को कमज़ोर करने की उस प्रक्रिया में भी सहयोगी बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी काबू करना देश की सबसे बड़ी चुनौती है। तो आपको लगता है पंजाब में खालिस्तान की जो मूवमेंट है वो तेज हो रही है? देखो, पहले तो इसकी बहुत अधिक चर्चा और बहुत कुछ था, लेकिन पिछले कुछ समय से कंट्रोल ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी इसके बीज हैं। ऐसा नहीं कि इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगती है, लेकिन कमज़ोर ज़रूर हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं सोचता हूँ इस बारे में भी अधिक काम करने की आवश्यकता है, जिसके कारण से अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पंजाब की बेटर बन गई तो इसमें जितना इन्वेस्टमेंट आ सकता है और किसी के पास वो क्षमता नहीं। हमारे पास सब प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन केवल और केवल इसको मेंटेन करने के लिए हमको कठोरतम कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि यही हालत पूर्वांचल की भी थी। पूर्वांचल में डेवलपमेंट इसीलिए नहीं हो पा रहा था कि लॉ एंड, यानी चाहे वो बोडो की समस्या हो, चाहे और प्रकार की कुछ एजेंसियां हैं, लेकिन सरकार ने उनके साथ बातचीत करके उस समस्या को हल किया। तो आज की तारीख में पूर्वांचल का डेवलपमेंट बहुत फास्ट गति से हो रहा है। तो वही स्थिति हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ सब प्रकार की सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर है, केवल और केवल हमको इस बारे में और मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा हो सके। कारण क्या कि एक घटना भी घटती है कोई थ्रेटनिंग के आधार पर, तो उसके कारण से पूरा माहौल 3-4 महीने तक बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसको कैसे काबू करें, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपने पहले कहा था कि किसान आंदोलन भी, वो जो अशांति रही उसके कारण इन्वेस्टर्स नहीं आ पाए पंजाब में, तो कानून व्यवस्था भी एक बड़ा इशू है कि इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं भाई, ज़्यादा। इतने समय तक अगर रोड जाम रहे, ट्रैफिक नहीं निकल सके, तो कौन आदमी इन्वेस्ट करने आएगा? तो मैं सोचता हूँ उसके कारण से ही पंजाब को लोग सोचते होंगे कि हमको कुछ है, लेकिन उसके कारण से नुकसान हुआ है। और अब जब थोड़ा सा समय से रोड खुल गई है तो फिर कुछ आ रहा है डेवलपमेंट, विकास का। भी साल भर में पंजाब गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एमओयू किए हैं, जिसके कारण से कुछ इन्वेस्ट हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, ये कितना बड़ा चैलेंज है जो पंजाब सबसे में? बड़ी चुनौती किसी भी राष्ट्र के लिए भी है, तो उसका सबसे बड़ा आधार यही होता है। जहाँ अमन चैन शांति होती है, वहाँ सब प्रकार का विकास चालू हो जाता है। जी। काफ़ी कुछ सीमा तक तो कंट्रोल हुआ है, क्योंकि नक्सलाइट की प्रॉब्लम भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन लगभग नक्सलाइट की समाप्ति की ओर जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि इसी तरह से कुछ और अराष्ट्रीय गतिविधियाँ जहाँ जहाँ भी है, उनको भी उसी तरह से काबू करना और नेश नाबूद करना, ये देश की पहली प्राथमिकता होगी। तो मैं सोचता हूँ कि बाकी सब, यानी हमारा बच्चा बहुत टैलेंट है, हमारे बच्चे जहाँ भी गए हैं तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया है। देश में स्पेस में भी हमारा डेवलपमेंट बहुत फास्ट चल रहा है। हमने अपने हथियार अपने बूते पर बनाना शुरू किया। आत्मनिर्भर भारत के कारण से कोविड को हमने एक चुनौती रूप में ले लिया, और कोविड हमारे लिए एक विकास के लिए आधार बन कर के खड़ा हो गया। तो एक तरह से आर्थिक दृष्टि से भी भारत बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। मैं जब वर्षों से मैं राजनीति में हूँ, तो 13 तक हमारा जो आर्थिक मापदंड में हम 11वें पायदान पे थे, आज हम 4थे पायदान पे आ गए हैं, और मैं सोचता हूँ इस साल के अंत तक हम 30वें पायदान पे पहुँच जाएंगे। तो मैं दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को हमने आर्थिक दृष्टि से पीछे धकेला है, और आज भी विकास दर अगर दुनिया में सबसे किसी ज़्यादा है तो भारत की है। अमेरिका का विकास दर 2.56 पे आ गया, हमारा 6.57 तक जा रहा है। तो विकास दर हमारी जिस गति से चल रही है, निश्चित रूप से हम आर्थिक दृष्टि से भी और सैनिक दृष्टि से भी बहुत मजबूत होंगे। और मैं सोचता हूँ इसमें ऑपरेशन सिंदूर ने इस बार सारी दुनिया को समझा दिया कि भारत वो 62 वाला भारत नहीं है। आज भारत सैनिक दृष्टि से भी इतना मजबूत है कि बराबर का मुकाबला करने की अब उसकी स्थिति है। तो साधारणतः क्या होता है, जब हमला उस पर होता है जो कमज़ोर होता है, जो ताकतवर होता है उसको कोई हमला नहीं होता है। तो उस दृष्टि से भारत आगे बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष जो है आम आदमी पार्टी की सरकार पर कई तरह के सवाल उठा रहा है कि
लगातार स्थिति जो है बिगड़ती जा रही है, तो आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से मैं जो महसूस करता हूँ, आज भी कुछ ऐसी गैंग है जिनकी थ्रेटनिंग आती है, पैसे वसूल करने का प्रयत्न करते हैं। जी। कई बार व्यक्ति बोल पाता है, कई बार डर से बोलता नहीं है और पेमेंट कर देता है। जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो जेल के अंदर रह करके भी नेक्स्ट इस प्रकार के माफिया गैंग जो है ना वो चलती है। जी। तो मैं सोचता हूँ कि काफ़ी कुछ सीमा तक तो हुआ कंट्रोल, लेकिन अभी भी कई ऐसी गैंग है जो नामजद हैं, जो देश और विदेश में भी रह करके भारत को इस रट्टी से अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें उनको कुछ सफलता भी मिल जाती है। तो मैं सोचता हूँ इस पर काम करने की और आवश्यकता है, और वो मिल कर के काम करे केंद्र और राज्य, तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा सफलता मिलेगी। मैं बाढ़ की स्थिति की बात करूँ तो आप ऑन ग्राउंड जाते हैं, आपने देखा पंजाब का कितना बुरा हाल हुआ, कितना नुकसान हुआ, लोग बेघर हो गए, किस तरह से दिन रात उन्होंने बाहर बिताए हैं। कैसे देखते हैं, क्या कारण मानते हैं? इल्लीगल माइनिंग एक बड़ा इश्यू रहा है या आपने क्या समझा? देखो, मैंने ये समझा कि यहाँ जो तीन तो प्रमुख नदियाँ हैं जिनमें अत्यधिक पानी आया, सतलज में भी, ब्यास में भी और रावी में भी। और कुछ जो है हमको जो पानी है भाखड़ा से, पोंग से और रंजीत सागर से जो छोड़ना पड़ा, वो हमारी मजबूर थी अत्यधिक पानी आने से निश्चित रूप से। पर सामान्यतः जो सिस्टम बना है उसमें अलर्ट करते हैं, और अलर्ट करने के कारण से जो जनहानि होना है वो कम हुई है। लेकिन हमें जो एक समस्या इसमें जो मैंने देखी है, उंज नाम की एक नदी है जो जम्मू कश्मीर से आती है, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, और उससे कारण से बाढ़ का जो प्रकोप इस बार जो ज़्यादा हुआ, विशेष करके पठानकोट में हुआ, उसके बाद गुरदासपुर में हुआ, अमृतसर में हुआ, नीचे जो है और 3-4 जिलों में हुआ, उसका कारण ये है कि उंज नदी में इतना अधिक पानी आया, उसका रेगुलेशन नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं कहीं। तो एक सजेस्ट कर रखा है बहुत लंबे समय से आर्मी ने भी कि एक बांध बनाया जा सकता है उंज नदी पर, तो सिंचाई का भी उपयोग हो जाएगा पानी का, और सामरिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ जो टेररिस्ट आते हैं उंज नदी के माध्यम से हमारे यहाँ एंट्री करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे हमारा जो पठानकोट का एरिया है जो बॉर्डर है। तो एक तो उसको करना पड़ेगा, और दूसरा मैं सोचता हूँ कि ये जो पानी का रेगुलेशन है, ये नीचे तक जो सूचना पहुँचनी चाहिए जिस फास्ट गति से, उस मैकेनिज्म को और मजबूत करना चाहिए। जैसे ही मान लो भाखड़ा से पानी छोड़ा 2.5 लाख MCF, तो उसकी सूचना लास्ट पॉइंट तक के 5 मिनट में पहुंच जाना चाहिए कि यहाँ पानी आएगा। कहीं 6 घंटे में आता है, कहीं 12 घंटे में आता है, कहीं 18 घंटे में आता है। तो मैं सोचता हूँ उससे बचाया जा सकता है लोगों को, पानी को रोका तो नहीं जा सकता है, बचाव जरूर किया जा सकता है। तो ये जो इतना नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिए किस तरह से काम देखो, होगा? निश्चित रूप से उसके लिए केंद्र के जो है कृषि मंत्री जी भी सारा देख के गए, प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के और उसको देख गए। देखने के साथ साथ उन्होंने किसानों को जो इस जिलों में रहते हैं जिनका फ्लड का एरिया ज़्यादा था, उनसे भी मैन टू मैन बात की, उनसे समझने का प्रयास किया। जो एजेंसी काम कर रही है इस बाढ़ के समय, उनके सारे वर्कर से भी उन्होंने जाना क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या हम और साधन दे सकते हैं, कैसे इसको और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो जो मुझे समझ में आया कि यहाँ जो प्रोटेक्शन वाल है, जो जहाँ जहाँ जगह बंधे लगे हुए हैं, वो जब भी अधिक फ्लड का पानी आता है तो उनकी टूटने की संभावना रहती है। ये बात ज़रूर है कि खर्चा बहुत अधिक है, लेकिन कुछ जगह जो है हमको निश्चित रूप से वहाँ मजबूत बंदे करना पड़े। कारण क्या, नदी कई बार डाइवर्शन कर जाती है और उसके कारण से बहुत ज़मीन हमारी कट जाती है, और सबसे बड़ा जो उसके साथ जो रेती आई है, उस रेती के कारण से हमारी जो खेती की ज़मीन है उसको उपजाऊ बनाने में भी उतना ही हमको चुनौती है। जहाँ तक सरकार का केंद्र का है, तो उस दिन प्रधानमंत्री जब आए थे 1600 करोड़ रुपया दिया। इस सामान्यतः यहाँ के लोगों की मांग थी कि नहीं, इससे अधिक मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो सिस्टम है उससे वो टीम आई है, उससे देख के गए, वो सजेस्ट करेंगे। और जहाँ तक मेरी नॉलेज अब तक है, क्योंकि मैं आपदा राहत मंत्री राजस्थान में रहा हूँ, आपदा राहत का एक ऐसा फंड है जो केंद्र का निश्चित रूप से, चाहे आपदा आए या ना आए, वो फंड हर साल आपके खाते में आ जाता है। 75% केंद्र देती है
25% राज्य सरकार को मिलानी पड़ती है। वो फंड अपने आप में एक डिपॉजिट फंड के रूप में रहता है। उसका उपयोग जब कभी भी, मान लो 4 साल बाद आई बाढ़, तो भी आप उसको 4 साल बाद भी उसका उपयोग कर सकते हो। तो वो जो राहत का जो पैसा पड़ा है वो इसीलिए रहता है कि किसी भी इमरजेंसी में उसका काम कर दे। आप एसडीआरएफ की बात कर रहे हैं? हाँ, तो वो एसडीआरएफ का जो 12,000 हाँ, करोड़ बोलो, है, यहाँ उसको पड़ा लेकर तो है। बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। वो कह रहे हैं कि कहने को पड़ा, हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे तो फिर आपने 20,000 की कहते रूल्स जो हैं वो बहुत रूल स्ट्रिक्ट तो निश्चित रूप से उसका उपयोग उसी में होना चाहिए। ऐसा है, चाहे जहाँ उपयोग नहीं कर सकते, उसने इतने कठोर नियम धीरे धीरे बनते चले गए। और केंद्र का तो तय है कि भाई हर पर बीघा 6,800 रुपये हम देंगे, जो भी खराबा होता उसका। लेकिन राज्य सरकार के पास जो फंड रहता है उससे भी वो मदद कर सकती है। ये जो 12,000 करोड़ रुपया जो जमा बताते हैं वो उसी फंड का है। तो अभी सरकार ने, पंजाब सरकार ने घोषणा की कि हम पर बीघा 20,000 रुपये देंगे। ये 20,000 रुपया वही है कि 6,800 तो केंद्र सरकार का जो पैसा मिलेगा वो है, और 13,020 करोड़ जो है ना, 200 करोड़ जो है वो उस फंड से मिला करके 20,000 रुपये की घोषणा की है। लेकिन यही नहीं है, सरकार ने जो कहा है कि इससे अधिक भी खर्चा है तो वो निश्चित रूप से जिसका एनालिसिस करके जब रिकमेंडेशन आएगी तो वो पैसा अतिरिक्त और मिलेगा। तो ये 12,000 करोड़ का कोई विवाद नहीं, नहीं, विवाद का कोई सवाल नहीं है। पंजाब सरकार ये की तरफ जरूर से है कई कि तरह इसको के सुझाव आए हैं, कुछ सवाल आए हैं उनके। कारण क्या है कि इसको कहना नहीं, इस सिस्टम को भी उसी तरह से खर्च करना पड़ेगा जो ऑनलाइन सीधा का सीधा किसान के खाते में जाए, ताकि एक तरह से किसान को मदद हो। अब जो सिस्टम डेवलप किया, पहले हम लोग भी बाई हैंड से भेजते थे पैसे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो उसमें कई बार बहुत लीकेज थे। अब जो है ना, सब ऑनलाइन पेमेंट हो गया। किसान सम्मान निधि का पैसा जिस प्रकार से एक बटन दबाते ही जाता है, वैसे ही खाते में जिनके नाम है। पर यहाँ थोड़ा सा कमजोरी जो पंजाब में मैंने अनुभव की कि कुछ ज़मीन ऐसी है जो किसान 70 साल से उसमें खेती तो कर रहा है लेकिन वो उसके नाम पर दर्ज नहीं है। ऐसी ज़मीन के कारण से क्या है कि उन किसानों को पैसा मिलता नहीं। सरकार के सिस्टम से पैसा उसी को मिलेगा जिसके नाम से ज़मीन बोल रही है। लेकिन कई ज़मीनें ऐसी हैं जो बटाव पे दे रखी है। खेती करने वाला व्यक्ति दूसरा है, मजदूरी करने वाला व्यक्ति दूसरा है, उस व्यक्ति को भी इसका लाभ मिले। ये जो सिस्टम जितना डेवलप होना चाहिए वो अभी नहीं हो पाया, जिसके कारण से कई बार उसको नहीं मिल पाता है जो उस खेत में खेती कर रहा है। तो ये निश्चित किया जाएगा कि उसको मिले जिसका नुकसान हुआ है, बाकी सीधा किसान को और वहाँ जो काम कर रहा है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल। इल्लीगल माइनिंग बड़ा इशू रहा, आपको क्या लगता है कि इल्लीगल माइनिंग ये विषय बड़ा केवल देश भर में सब जगह है और निश्चित रूप से इसके कारण से कई प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो मैं सोचता हूँ कि पंजाब भी इसे अछूता नहीं है। पंजाब की समस्या में ये भी एक समस्या है और सरकार प्रयत्न कर रही है, लेकिन मैं सोचता हूँ अभी तक इसको पूर्णतः तोड़ पाए हों ऐसा नहीं है। उसके कारण से भी कई प्रकार के नुकसान होते हैं। और दूसरा जो मुझे पंजाब में दिखा कि ये जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर है, ये जो दरिया में जाता है वो इतना प्रदूषित है कि उसके कारण से ये जहाँ तक जाता है, बूढ़ा नाला जिस तरह से है, बाकी है, तो ये ठेठ राजस्थान तक पहुँचता है। और उसके कारण से कैंसर जो है ना, इस क्षेत्र का एक प्रमुख बीमारी है। हमारे यहाँ से जो ट्रेन चलती है उसका नाम ही कैंसर ट्रेन रख दिया। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में इन्हीं नदियों को अगर प्रदूषित करेंगे जो हमारे लिए लाइफ लाइन है, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि इस पर भी काम करने की आवश्यकता पंजाब में है। मैंने इलीगल माइनिंग की बात इसलिए भी की क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि बाढ़ की स्थिति जो है उसके इतने बुरे हालात इसलिए हुए क्योंकि पंजाब में इलीगल माइनिंग जो है एक बड़ा मुद्दा है। देखो, सामान्यतः मैं इसको अपनी आंख से तो देख नहीं पाया कि कहाँ इलीगल माइनिंग, पर सामान्यतः ये है प्रेस में, मीडिया में एक प्रमुखता के रूप से आज नहीं, बाढ़ के पहले भी आता रहा कि इलीगल माइंस यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। और निश्चित रूप से ये समस्या जो है ना, लोगों के ध्यान में भी है, सरकारों के ध्यान में है, पार्टियों के ध्यान में भी है, और इस पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। हमने हाल ही में देखा आपकी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बातचीत हुई, मुलाकात हुई,
तो पंजाब को लेकर क्या क्या डिस्कस हुआ? तो मैं सोचता हूँ कि पंजाब में उस समय जो सबसे विषय था वो तो बाढ़ का ही था। जी। तो मैंने उस दिन जब मिला था 23 तारीख को, तो लेटेस्ट बाढ़ की पोजीशन क्या है, कितना एरिया है, कितनी हमारा जो है इस पे नुकसान हुआ, पशुधन का कितना हुआ, मैन कितना हुआ, और बाकी अब हमको किस तरह की मदद की आवश्यकता है। विशेष करके हमको जो दवाइयों की दृष्टि से पूरा मदद चाहिए, क्योंकि इसके बाद, बारिश के बाद, पशुओं में भी और पुरुषों में भी बीमारी की फैलने के बहुत चांसेज हैं। तो उसकी दृष्टि से भी हमारी जो है ना वो मदद हो। जो आपने दे रखा है उसके अतिरिक्त भी जो आपकी टीम आई है उसने जो कुछ भी सर्वे किया है वो राहत हमको जितना जल्दी मिले उसका हो। फिर क्या है कि मैंने कहा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हमारा चंडीगढ़ का, वो इतना मजबूत है कि उत्तर भारत के सारे लोग जो भी विदेश जाते हैं, और पंजाब के बहुत लोग विदेशों में हैं, और उत्तर भारत में एकमात्र कोई सबसे नज़दीक कोई अच्छा एयरपोर्ट है तो वो चंडीगढ़ है। अगर इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी और सुविधाएं बढ़ाई जाए, केवल अभी 2 ही जगह जा रही है हमारी फ्लाइटें, तो हमारे यहाँ से रोज़ाना 400 से 500 टैक्सियाँ केवल और केवल दिल्ली एयरपोर्ट पे जाती है। तो ट्रैफिक और फ्यूल भी खर्च हो रहा है। अभी हमको यहाँ सब सुविधा है, केवल हमको किस तरह से कनेक्ट करें। तो मैं उनके मंत्री से भी मिला हूँ और उनको भी मैंने बताया, और प्रधानमंत्री जी से कहा कि मैंने उसको कहा। फिर मैंने कहा कि जैसे आपने अहमदाबाद को ट्राई सिटी के रूप में डेवलप किया है, वैसा ही चंडीगढ़ में क्षमता है। इसको भी अगर उसी रूप में रहे तो मैं सोचता हूँ उत्तर भारत का बिजनेस का एक अच्छा सेंटर, जहाँ से सारी दुनिया का व्यवसाय ऑनलाइन हो सकता है, तो वो सुविधा हमको मिले। तो उसके लिए जो अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट होगा वो आपके द्वारा ही मिलेगा। फिर क्या, नीति आयोग ने भी हमको एक 2000 बेड का हॉस्पिटल दे रखा है, लेकिन उसके लिए नीति आयोग ने तो अपनी रिकमेंडेशन कर दी, हमने भी उसके लिए जगह मुकर्रर कर दी, हम क्या करेंगे। लेकिन उसके लिए हमको पैसा जितना जल्दी मिलेगा उतना हम उसको अच्छी प्रकार से। फिर क्या है कि चंडीगढ़ जो है इस बारे में तीनों कानून को लागू करने में हमने नंबर 1 पर रहे, और उसके कारण से जो सज़ा का परसेंटेज हमारा 45-50 था, वो इन 6 महीनों के अंदर है ना हमारा 92% से अधिक जो है सज़ा आ रही है। और केस का डिस्पोजल भी 3-3 साल लगता था, अब वो हम कुछ ही महीनों में उसको पूरा कर लेते हैं। तो एक अंदर से लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से यह जो सुधार है, इसमें भी हमें सोलर की दृष्टि से भी मैं सोचता हूँ सारे देश में नंबर 1 पर सरकारी बिल्डिंग को 100% कर दिया, घरों को करना अभी हमको बाकी है। पहला प्राइवेटाइजेशन अगर किसी ने बिजली का किया तो वो चंडीगढ़ ने किया। तो चंडीगढ़ मैं सोचता हूँ स्वच्छता की दृष्टि से भी आज की तारीख में दूसरे नंबर पर आया है, और पॉल्यूशन की दृष्टि से भी 27वें पायदान से हम 8वें पायदान पे आए हैं। तो मैं सोचता हूँ पीजीआई जो हॉस्पिटल है हमारा, वो एक तरह से उत्तर भारत का नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को सेवाएं दे रहा है। तो उसके और डेवलपमेंट, वो अति क्राउडेड है, तो उसके क्राउड को कम करने के लिए हमको पैरेलल और हॉस्पिटल बनाने की यहाँ आवश्यकता है, जिसके कारण से हो सकता है। तो मोदी जी के पंजाब को लेकर कुछ सवाल थे? निश्चित रूप से उन्होंने कहा हम हर प्रकार से मदद करेंगे, कोई किसी प्रकार की नहीं, कर भी रहे हैं। थोड़ा सरकार का भी रुख उसी हिसाब से चाहे तो डेवलपमेंट के चांसेस बहुत हैं। क्योंकि ये अक्सर ये कहा जाता है कि पंजाब सरकार की तरफ से कि मोदी सरकार जो है सहयोग नहीं कर रही है, तो वो कितना पंजाब को लेकर सीरियस है, कितने चिंतित है पंजाब को लेकर? देखो, मैं सोचता हूँ कि अगर सहयोग नहीं करते तो ये बॉर्डर पर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके कारण से कुछ तो नुकसान हो ही सकता था ना, क्योंकि हम तो आमने सामने लड़ रहे थे। लेकिन हमारी सेना को उन्होंने वेल इक्विप्ड किया, और वो सेना में थे कौन, अधिकांश लोग तो हमारे पंजाब के हैं, तो उसके कारण से हम सेफ हुए, तो हमारी हिम्मत बढ़ी है। तो मैं सोचता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल प्रयत्न तो करना पड़ेगा। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ऐसा है। ज़रूरी नहीं है कि केंद्र सरकार हो वही राज्य सरकार हो, 2 भिन्न सरकारें भी हो सकती है, बाकी भी है ही हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। कई बार 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 प्रयत्न करना पड़ता है, कई बार एक बार प्रयत्न से ही सफलता मिल जाती है। आपको केवल और केवल
ये जो रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना डेवलपमेंट मिला, ये केंद्र सरकार से नहीं मिला। रोड नेटवर्क में जो आपको विकास हो रहा वो नहीं मिला। एयरपोर्ट जो आपके यहाँ एक्स्ट्रा बने इन सालों में, तो आपके भिन्नता तो नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि पॉलिटिकली दृष्टि से कुछ आपस में बोला जाए, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि विकास जो ऐसी चीज़ है जो किसी पार्टी की नहीं होती है, वो राज्य की होती है। उस विकास को हम सब लोगों को साथ मिलकर के प्रयत्न करना चाहिए। तो आप केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के तालमेल को कैसे देखते हैं, देखो, क्योंकि बीच में आप ब्रिज हैं? देखो, मैंने कोशिश की है कि 1 साल भर में सरकार और मैं दोनों एक साथ किसी विषय पे विवाद नहीं आया। कुछ विवाद के विषय भी आए तो हमने बैठ कर के सुलझाया। हमने कहा केवल और केवल कागज़ और फाइलों पर चलाने से कटुता बढ़ेगी। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा निर्णय कोई ठीक नहीं है, तो आप मेरे साथ चर्चा करो, या तो आप मुझे समझा दो या मैं आपको समझाता हूँ, उसको मान लिया करो। तो अब वो कई बार समस्या का सुलझाना मिल बैठ कर के कर लेते हैं, तो उससे टकराव नहीं आता है। और फिर क्या, मैं चाहे केंद्र से नोमित हूँ, लेकिन मैं अड़ंगे लगाने के लिए नहीं, मैं राज्य के विकास के लिए, मेरा ये संवैधानिक पद है, तो मुझे ब्रिज का काम करना मेरा दायित्व है, मेरा कोई एहसान नहीं है, मेरा दायित्व है, उसको करना चाहिए। मैं करने का प्रयास करता हूँ। पहले हमने ये देखा है कि गवर्नर और पंजाब सरकार के बीच में कुछ ना कुछ तनाव अक्सर रहता था, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो थी वो बनी रहती थी। तो आपने कैसे बैलेंस किया है? क्योंकि अब से मैं देख रही हूँ, जब से हमने इंटरव्यू शुरू किया या वैसे भी, आप पंजाब सरकार की उनके कामों की काफ़ी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो कैसे बैलेंस किया? देखो, मैं ही समझता हूँ कि संवाद ही एक ऐसी चीज़ है जो हर झगड़े का निपटारा कर सकती है। कई बार एक बार में आपस में नहीं समझ पाएंगे, 2 बार बैठ जाएंगे, लेकिन अंत तो हल तो हमको बैठ कर के ही करना पड़ेगा। मतलब हमारे टकराव के कारण से जनता का हित हो, ये तो न सरकार के पक्ष में है न मेरे पक्ष में है। तो मैं हमेशा राजनीति में इतना लंबा समय गुजारा, तो मैं ये सोचता हूँ कि हर समस्या का निदान है, केवल उस पर खुली चर्चा अगर होगी तो रास्ता उसमें से निकल जाएगा। और इसके कारण से मुझे विशेष करके वाइस चांसलर की नियुक्ति एक बहुत बड़ा इशू बनता है। गवर्नर का अधिकार है, राज्य सरकार का, पर मैं उस पर नहीं, जो 3 नाम वो भेजते हैं उसके बारे में मेरी क्या ओपिनियन है, मैं उनसे बात करता हूँ कि भाई मेरी जो कुछ भी मैंने देखा है वो तो इसमें से लगता है। एक दूसरा क्या है कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो यूजीसी के मापदंड को ध्यान में रखते हुए करना है, तब तो आप उसमें से अच्छा सिलेक्शन कर पाएंगे। तो उसके बारे में उन्होंने भी काफ़ी कुछ सुधार किया। अक्सर जो है पहले जो राज्यपाल के बीच में टकराव था, उसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। और फिर कुछ ऐसे बिल आते हैं जिन बिलों से टकराव की स्थिति आती है, तो उन बिलों के बारे में भी अगर बहुत ज़्यादा कुछ है कि भाई नहीं कर आपस में बैठ रहा है, तो आगे भेज दो, वहाँ से जो क्लियर होके आ जाएगा ठीक है। तो मैं सोचता हूँ उससे टकराव की स्थिति कम से कम हुई है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि टकराव नहीं है आपके बीच और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच, तो कैसा एक नहीं, रिश्ता वो है? भी हमारा पूरा सम्मान करते हैं, हम भी उनका पूरा सम्मान करते हैं। एक अच्छा तालमेल है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को बैठ करके सुलझा लें। तो शिकायतें तो आती हैं उनके कुछ ऐसा? अधिकारियों के साथ भी मेरी चर्चा, कई विषय ऐसे आ जाते हैं तो सीधा ही मुख्यमंत्री जी ने पहले उनके चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से ही बात करनी पड़े तो उनको बुला लेते हैं कि भाई आप हमें समझाओ कि आप इस विषय को क्या, आपको क्या कहना है, हमारा ये सोच है। तो वो भी वापस कन्वे करते हैं और कई बार ज़रूरत पड़ती है तो स्वयं मुख्यमंत्री के साथ ही चर्चा करते हैं। तो मैं अभी तक तो मुझे 1 साल 2 महीने में कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी कि हम दोनों एक दूसरे पूर्व पश्चिम हो गए। अभी तो ठीक है। तो कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार में तालमेल बिठाने के लिए, तो वो आपके लिए कभी मुश्किल आई हो? नहीं, सामान्यतः कई बार तो उनके स्वयं के व्यक्तिगत, ऐसे वो लोकसभा में रहे हैं तो हमारे सारे नेताओं से भी उनसे व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद है, पहले से भी है। तो कई बार वो स्वयं जाते हैं, तो उनको समय देते हैं, मिलते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि टकराव की स्थिति तो नहीं है, पर क्योंकि विचारधारा दोनों अलग है और केजरीवाल जी जिसके बाद जो है ना, कुछ स्थिति वहाँ से भी होती है क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं।
तो उससे कुछ टकराव जरूर आ जाता, लेकिन मैं सोचता हूँ सुलझ जाता है कोई सी बात। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान की आप भूमिका को कैसे देखते हैं पंजाब के देखो, मैं सोचता हूँ, मैं जब व्यक्तिगत उनसे मिलता हूँ बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल जब वो उनको कुछ स्टेटमेंट देना होता तो कुछ देते हैं। अब ये उनका लुकआउट है कि वो किस तरह से व्यवहार। बाकी मुझे तो व्यक्तिगत जब कभी भी कोई मिलना हुआ, कोई बात मेरे को ठीक नहीं लगी तो मैंने उनको कहा, तो उनको वो उसको मान लेते हैं। कई बार वो मुझे कुछ कहते हैं तो मैं भी समझाता हूँ। तो आपने जैसे बॉर्डर एरिया से या पंजाब के और लोगों से जैसे बातचीत करते हैं, तो क्या कहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री की भूमिका से क्या वो लोग संतुष्ट हैं? देखो, लोगों के बारे में तो अलग अलग राजनीतिक पार्टी के अलग अलग विचार है, और उस सबसे बड़ा जो कारण मुझे दिखाई देता है वो क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है, और दूसरा जो है ना, जिस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के बारे में पार्टी का एक दृढ़ निश्चय था, वो कमज़ोर पड़ रहा है। तो वास्तव में क्या है कि मुझे जो लगता है इस पे और अधिक सख्त होने की ज़रूरत है, तब जाकर के हम पब्लिक को सही राहत पहुंचा पाएंगे। आपकी गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई थी पंजाब को लेकर, तो क्या वो पंजाब को लेकर सोचते हैं, क्या मुद्दों पर बातचीत? देखो, उनकी विशेष बात तो मेरी, क्योंकि आजकल क्या है कि हमको सारे काम केंद्र गृह मंत्रालय को ही भेजने पड़ते हैं, जिस किसी में भी हमको कोई विशेष प्रकार का निर्णय लेना होता है। तो कई बार वहाँ हम भेजते हैं, उसमें कुछ जरा सा तो बातचीत करने की ज़रूरत होती है, जल्दी निकल जाए। सामान्यतः मुझे तो अभी तक ये लगा कि उनसे जब कभी मेरी बातचीत हुई तो हर विषय को हम सुलझा पाए। अब जैसे नगर निगम का ही सवाल आया, नगर निगम आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हो गई, तो हमने चंडीगढ़ नगर केंद्र के साथ, हाँ, म्यूनिसिपलिटी, तो लेकिन केंद्र ने हमारे आग्रह से 125 करोड़ रुपया भी उनको दिया है। इसी तरह से मैंने स्वयं ने भी हाथ खड़े करने के बारे में मैंने निर्णय ले लिया कि मेयर का चुनाव जो है ना, गुप्त मतदान के कारण से लोग इधर से इधर चले जाते हैं, जिस विचारधारा से जिस पार्टी से जीते हैं उसका कोई ख्याल नहीं। तो मैंने कहा नहीं, कम से कम पब्लिक के सामने तो आया कि ये क्रॉस वोटिंग हुआ कैसे, तो उसके कारण से हुआ। फिर मैं सोचता हूँ कि हमें जो भी विशेष समस्याएं आती है तो हम यहाँ से भेजते हैं, थोड़ा समय जरूर लगता है, उसमें हमको हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि हमें तो अभी तक केंद्र से, विशेष करके गृह मंत्रालय से वही दिखा, कभी उनके जो है ना गृह सचिव से जो बात कर लेते हैं तो उससे सुलझ जाता है, कभी और कोई बात होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का प्रेशर आप पर रहता हो? नहीं, मुझे तो कभी अब महसूस नहीं हुआ। कभी महसूस नहीं हुआ। अब मैं चंडीगढ़ पर आती हूँ। चंडीगढ़ में हमेशा बात होती है मेट्रो की, तो मेट्रो कब आ रही है यहाँ पर? देखो, क्या है कि ये बहुत लंबे समय से एक विषय चंडीगढ़ के लिए पब्लिक के बीच में गया हुआ है कि यहाँ मेट्रो से जो है ना सुविधा मिलनी चाहिए। पर ज़रूरत है चंडीगढ़ में मेट्रो? मैंने जो रिव्यू मीटिंग की 3, उसमें मैंने उनको यही कहा कि एक तो क्या है कि हमारे यहाँ हेरिटेज के कारण से हमको सारी जो लाइन है वो भूमिगत डालनी पड़ेगी, और भूमिगत लाइन डालने में बहुत अधिक खर्च होता है, ये बहुत अंडरग्राउंड, तो उसमें हमें खर्चा बहुत होगा, एक बात। दूसरा क्या है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 10 से 12 लाख के बीच में। अब आने वाले लोग पीजीआई और बाकी कारण से भले ही आते होंगे, लेकिन जितना ट्रैफिक हमको इन्वेस्टमेंट की तुलना में चाहिए उसका हमको ठीक तरह से सर्वे करना है। और अगर मान लो करना है तो फिर हमको कुछ एरिया जो है ना आसपास के बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि वहाँ से हमको ट्रैफिक जो है ना वो सही तरह से मिल सके। और ज़रूरी नहीं है कि चंडीगढ़ के अंदर सब जगह अंडरग्राउंड जो है ना वो लाइन डाले, किसी एक अच्छे पॉइंट पर ला कर के सारे जंक्शन को जोड़ ले और वहाँ से फिर लोग बाकी से चले जाए, तो हमारी जो है ट्रैफिक की व्यवस्था उसमें भी सुधार हो सकता है। लेकिन मैंने कहा कि जहाँ जहाँ अब तक आपने मेट्रो बना दिए उनका अध्ययन करो कि वहाँ किस तरह से कहाँ सफल हुई है, कहाँ अभी तक 10-10 साल होने के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रही है, तो नहीं सफल होने के कारण क्या हैं, और इन्वेस्टमेंट की तुलना में हमें उसका रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि हम यहाँ जो है ना सारे के सारे इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं 2026 के एंड तक
हम 100% ये जो फ्यूल के चलने वाली पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ हैं, ये लगभग हम विशेष करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पूर्णतः समाप्त कर देंगे और सारा का उसमें से लाएंगे। तो मेट्रो की आवश्यकता का अभी तक भी हमारी कमेटी स्टडी कर रही है, 2 मीटिंग ज़रूर हुई है। अभी हमारी सबकी राय जो है ना, जब तक आसपास का एरिया इसके साथ जुड़ कर के ट्रांसपोर्ट की जो एक तरह से उसका जो आना चाहिए भार पब्लिक का, उसको स्टडी करने की ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट और दोनों को साथ देखना पड़ेगा। तो रिव्यू करने की है, जरूरत है, अभी तो विचाराधीन है, ड्रॉप नहीं की है। ड्रॉप नहीं। कहाँ करना, कैसे करना, उसके बारे में अभी हमारी कमेटी तैयारी कर रही है और जितने भी इसकी दृष्टि से अच्छे एक्सपर्ट लोग हैं उनको भी हमने साथ में जोड़ा है ताकि वो भी इसके बारे में रिपोर्ट दें। तो चंडीगढ़ के लोग चाहते हैं कि मेट्रो आए क्योंकि ब्यूटीफुल सिटी है, है इस सुंदरीकरण को बिगाड़ नहीं देगी। लेकिन क्या है कि इसको देखने की ज़रूरत है। चंडीगढ़ की रोड इतनी है, मैं सोचता हूँ कि जितना इन्वेस्टमेंट चंडीगढ़ का मेट्रो के शहर के अंदर लाइनें डालने के बनस्पत अगर फ्री ट्रांसपोर्ट भी दे दो ना आपको, तो वो आपको ठीक पड़ेगा। जितना इन्वेस्टमेंट इसमें होने के बाद रिटर्न उतना नहीं आ पाएगा, कई साल लग जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो जितना सस्ता हो सकता है, चाहे उसके कारण से हमको घाटा भुगतना पड़े, हमें अपनी तरफ से पैसा मिलाना पड़े, तो ताकि ये जो रोड पे जो व्हीकल चलते हैं वो चलाने की आवश्यकता कम से कम पड़े। तो आप ये चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ही उनका और किराया कम होना चाहिए, सस्ता और सुलभ, एकदम तुरंत, ताकि लोग अपनी ताकि गाड़ियां लेकर ना आए। गाड़ी का उपयोग ना करें। और एक और आपने बहुत दिलचस्प बात बताई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, आपको लगता है कि 2026 तक आपकी कोशिश रहेगी 2026 के एंड तक हम 27 के प्रवेश शुरुआत में में। मार्च तक जाकर कंप्लीट कर देंगे। सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या लोगों पब्लिक के ट्रांसपोर्ट सिर्फ अभी public? सारी की सारी गाड़ियाँ वो एक होगी, बहुत लंबा वो नहीं, process। लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी छूट दे रखी है। जो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं उनको काफ़ी रिबेट है, पर उसको हम 100% अनिवार्य कर दें, ये अभी ना ये हमारे थोड़ा लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वो मौके हमें चंडीगढ़ में बहुत कम मिलते हैं। आईटी हब नहीं चंडीगढ़ जो है बतौर डेवलप हो पाया, तो किस तरह से क्या अड़चन है? देखो, हमने जो है ना वो सारा जो है जो गुजरात का अहमदाबाद का मॉडल जो है, ताकि यहाँ के बच्चों को एक तरह से हम अधिक से अधिक आईटी से जोड़ सकें। हमारे यहाँ इंडस्ट्री का जो स्कोप है वो कम है, लेकिन आईटी के माध्यम से हम कई प्रकार के बच्चों को जॉब की तरफ जोड़ सकते हैं, उसका हमारे पास सुविधा है। और दूसरा जो मैं बार बार हर यूनिवर्सिटी में कोशिश करता हूँ कि आप कोर्स को ऐसी डिज़ाइन करो जो आज की आवश्यकता है। क्योंकि जब इंडस्ट्री वालों के साथ बैठते हैं तो वो कहते हैं यार हमें लोग नहीं मिलते हैं, हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि दोनों को साथ बिठा करके उनकी 5 साल की आवश्यकता, कि किस इंडस्ट्री की 5 साल की किस प्रकार की आवश्यकता है, उसको स्टडी करके फिर उसके अनुसार हमारी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज जो है ना चलना शुरू हो, ताकि लोगों को काम मिले। एक दूसरा, कोई ज़रूरी नहीं हर एक को जॉब मिले। आदमी अगर अब आज की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बच्चे को ग्रो करने के लिए हज़ारों तरीके निकल आए हैं, तो उस दृष्टि से हमारा बच्चा स्वयं ही अपना एक तरह से करे। तो मैं सोचता हूँ कि हम लोगों ने इस दृष्टि से भी स्टार्टअप पॉलिसी की भी लागू किया है, उसके कारण से भी यहाँ ग्रो होने के चांसेस बढ़ते हैं। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ वैसे इंडस्ट्री है, लेकिन इंडस्ट्री जो प्रारंभ की इंडस्ट्री थी उसमें थोड़ी सी कमी है। तो हमारे यहाँ क्या है कि ये जो एक तरह से हेरिटेज के कारण से चंडीगढ़ में इस स्कोप में कम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अहमदाबाद के उस मॉडल को ट्राई सिटी का हम कैसे यहाँ लागू करें, केंद्र भी मदद करे और हम भी अपना पैसा लगाएं, ताकि अधिक से अधिक जॉब मिल सके। बिल्कुल, राजस्थान में आपका बड़ा तजर्बा है, असम में भी आप बतौर राज्यपाल रहे, पंजाब में आपका तजर्बा अलग कैसे, क्या अलग आपने पंजाब में महसूस? देखो, क्या है कि आसाम में जो मैंने महसूस किया कि आसाम का जो पूर्वांचल है उसमें डेवलपमेंट की काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, वो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है।
और क्या है कि वहाँ एक सुविधा है कि नॉर्थ ईस्ट को 10% राज्य को देना पड़ता है, 90% केंद्र सरकार देती है। तो उसका भी अब वो पूरा लाभ उठा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट। और केंद्र सरकार ने भी फोकस किया है कि हर महीने कोई न कोई केंद्र का मंत्री पूर्वांचल के राज्य में जाएगा और वहाँ की समस्या को समझ करके आकर के बताएगा। तो एक तरह से अच्छी तरह से उसका, और थोड़ा सा वहाँ क्या है कि जो भी बोडो और इस तरह के संघर्ष थे बच्चों के, जिसके कारण से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत थी, वहाँ जो है एक तरह से सीमा पर जो है ना घुसपैठियों का भी एक बहुत बड़ा जाल था। इन पर धीरे धीरे उसमें कंट्रोल हुआ है। तो उसके कारण से उनका विकास की गति जो है ना वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मैं सोचता हूँ पंजाब में भी मैंने जो कुछ महसूस किया, भगवान ने यह सब प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया रखा है। केवल और केवल हमको प्रयत्न करके अपने बच्चों को ये जो बाहर जाने की प्रवृत्ति है उसको रोक लगा करके यहीं जॉब तैयार करने पड़ेंगे। और खेती के जो तौर तरीके हैं, हमारे पास ज़मीन अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन अभी वो ट्रेडिशनल खेती चल रही है। तो मैं सोचता हूँ कि इकोनॉमिक दृष्टि से कौन सी उपयोगी हो सकती है, तौर तरीके बदलने उसको ही हमको चेंज करना पड़ेगा, ताकि क्या है कि फूड प्रोसेसिंग के आधार पर बहुत बड़ी गुंजाइश यहाँ है जिसको हमको डेवलप करना पड़ेगा। तो अब अगले साल का आगे का क्या रोड मैप लेकर चल रहे हैं पंजाब को लेकर? देखो, मैं 4 दृष्टि से मेरा प्रयत्न है कि एजुकेशन की दृष्टि से हमारे बच्चे अधिक से अधिक योग्य बने, उसके लिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरह से। मेडिकल का हमारे यहाँ हब बन सकता है पूरा का पूरा, और केवल भारत का नहीं, विदेश के भी लोग हमारे यहाँ इलाज के लिए आ सकते हैं। तो उसको कैसे ढूंढ रहे हैं। फिर क्या है, खेल प्रतिभाएं बहुत है। अगर स्पोर्ट्स को डेवलप करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि और अधिक रोजगार के भी साधन मिल जाएंगे, और दूसरा क्या है कि बच्चों को सही दिशा में लाने का भी एक तरह से प्रयत्न कर पाएंगे। फिर क्या है कि इस में पर्यावरण की दृष्टि से ये जो पूरा ही नॉर्थ है, ये बहुत अच्छा केंद्र है टूरिस्ट की दृष्टि से। और जम्मू कश्मीर में भी जब से थोड़ी सी शांति आई है, तो इस रूट से जो है ना बहुत अधिक टूरिस्ट जो है ना जा रहा है। तो टूरिस्ट इंडस्ट्री को भी अगर डेवलप करने के लिए यहाँ पर्याप्त अवसर है। इसको हम कैसे अधिक, कुछ धार्मिक स्थान भी ऐसे हैं जिनके प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है, तो धार्मिक टूरिज्म भी बढ़ सकता है, हमारा सांस्कृतिक टूरिज्म भी बढ़ने के चांसेज हैं, प्राकृतिक दृष्टि से सुंदरता भी हमारा एक साधन बन सकता है। तो मैं सोचता हूँ उस दृष्टि से भी इस क्षेत्र को मेरा कोशिश होगी कि यूटी में है ना हर दृष्टि से हम नंबर 1 आने वाले 2 साल में, एक दृष्टि से नहीं, जितने सरकार के मापदंड है उस सब में हम नंबर 1, 2 आएँ। इस प्रकार का लक्ष्य लेकर के हम चलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के स्किल और सब दृष्टि से। कुछ चुनौतियां हैं आपके काम करने को लेकर? दो ही चुनौतियाँ जो सामने दिखी अभी तक, 2 चुनौतियाँ मुझे ध्यान में आई है। एक तो ये ड्रग के कारण से बहुत बड़ी चुनौती आज भी हमारे बीच में गई है, और दूसरा जो मैंने बॉर्डर पर देखा है, धर्मांतरण बहुत फास्ट गति से चल रहा है। तो उस पर भी जो है ना हमको फोकस करने की ज़रूरत है कि क्या कारण है जिसके कारण से धर्मांतरण इतनी तेज़ी से हो रहा है। उन कारणों को समझ करके उसके अनुसार हमको अपनी रचना करनी पड़ेगी, जिसके कारण से मैं सोचता हूँ कि कई बार क्या है, धर्मांतरण भी एक समस्या आगे जाकर खड़ी हो जाती है। तो उसको पर भी काम करने की जो है ना मुझे आवश्यकता लगती है। बिल्कुल, हम भी काफ़ी समय से देखते धर्म परिवर्तन जो एक बहुत बड़ा इशू रहा है। तो आपने केंद्र के संज्ञान में ये मुद्दा लेकर आए है केंद्र के ध्यान में। केंद्र की एजेंसी के जो लोग लगे हुए हैं वो इस बात की सारी रिपोर्ट देते हैं, हमें भी देते हैं, हम भी उनको देते हैं। पर है ये 2 समस्याएं जो यहाँ विकट रूप में आई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी। और एक लास्ट, अब त्योहारों का सीज़न आ रहा है, दिवाली है, अब क्या संदेश पंजाब, चंडीगढ़ के लोगों को देना चाहेंगे? पंजाब की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना प्रेम और भाईचारा और आपस में मिल कर के काम करने का प्रयास करेंगे, उतना ही पंजाब को भगवान ने सब प्रकार की क्षमता दी है। केवल हमको मिल कर के उसको
नंबर 1 लाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। ये जो रंगला पंजाब जो कहते हैं वो लाया जा सकता है, बस ये है कि लोग उस वाक्य को अपना वाक्य बना करके उसके अनुसार काम करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हम आने वाले 2-4 साल में इस स्थिति को पाने की स्थिति में हैं। प्रयत्न करेंगे और जनता से निवेदन है कि जो बहादुरी गुरुओं की परंपरा से लेकर अब तक रही है, फौज में भी आपकी बहुत बड़ी उपयुक्तता रही है और जो कुछ मैंने ऑपरेशन सिंदूर में देखा वो भी एक अजीब है और बाढ़ के समय में भी लोगों की जो मदद करने का स्वभाव है वो सामान्यतः हर जगह उपलब्ध नहीं होता। आपको बहुत कुछ मिला हुआ ईश्वर की तरफ से, केवल और केवल ये विचार अपनी आने वाली नई पीढ़ी को भी पहुंचाए ताकि वो इस काम को और मजबूती से आगे बढ़ाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो 1 साल 2 महीने गवर्नर साहब के पूरे हुए हैं पंजाब में और विकास के लिए लगातार उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। पंजाब सरकार और गवर्नर साहब का बहुत अच्छा तालमेल है। केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं ताकि पंजाब की तरक्की हो सके, पंजाब को रंगला पंजाब बनाया जा सके। आपको ये बातचीत कैसे लगी, अभी कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहें दैनिक सवेरा नेटवर्क।